एग्ज़ाम वे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगी, उसी की पहली क्लास लेकर मैं आ गई हूँ। आज हम लोग यूपी जूनियर असिस्टेंट की का पेपर सॉल्व करेंगे। उसका सिर्फ हम एक पार्ट ही सॉल्व करेंगे, जिसमें से यूपी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में 3 पार्ट होते हैं, हिंदी, रीजनिंग और जीएस। आज हम लोग सिर्फ हिंदी सॉल्व करेंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप चल सकते हैं। वाक्य में कौन सी वृत्ति है? सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थ, बाध्यता सूचक या इच्छार्थ? क्वेश्चन है आप चल सकते हैं। अब आप चल सकते हैं, इसमें किस सूचक की बात की जा रही है? तो इसका आंसर होगा सामर्थ्य सूचक। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला सामर्थ्य सूचक है, जिसका आपने एग्जाम्पल देख लिया। अब आप चल सकते हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, मैं दौड़ सकता हूँ, बालक चल सकता है। जहाँ पर हम शक्ति की बात करते हैं वहाँ पे सामर्थ्य सूचक होता है। दूसरा है निश्चयार्थ। निश्चयार्थ में जहाँ हम कोई चीज़ निश्चित बात की तरफ इशारा करें, जैसे कि वह गिर पड़ा, वह बीच में ही बोल उठा, ये निश्चयार्थ है। सी नंबर पे बाध्यता सूचक। यहाँ पे हम किसी को बाध्य करें, जैसे कि तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स में हम बाध्यता सूचक को टिक करते हैं। डी नंबर पे इच्छार्थ। इच्छार्थ मतलब यहाँ हम इच्छा का बोध करें, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सोना, मैं रमेश सोना चाहता है। ये सब क्या है? इच्छार्थ सूचक हैं। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। अर्थात आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू नो द हिंदी, तो क्वेश्चन में पहला वर्ड क्या आया? डू आया। पहला वर्ड आपका क्या आया? डू आया। डू आया। जब मैं आपसे पूछूं, कहूँ सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, हैव यू टेकन डिनर, तो हमने सेकंड आंसर क्या, क्वेश्चन क्या बोला में? क्वेश्चन क्या था कि स्टार्ट कहाँ से किया? हैव। इसका आप आंसर क्या देंगे? डू यू नो द हिंदी? या तो आप यस कहेंगे या फिर आप कहेंगे नो, यानी मतलब कि हाँ या फिर ना। हैव यू टेकन डिनर, क्या आपने डिनर किया? आप कहेंगे यस और नो। तो हमने स्टार्ट किससे किया? डू से, हैव से। तो ये सब कौन सी वर्ड से हमने स्टार्ट किया? ये सब कौन सी वर्ब होती है? हाँ, ये सब होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, हैव, हैज, ये सब क्या होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। तो सेकंड इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड नंबर। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपरोक्त वाक्य में सही अंग्रेजी अनुवाद चयन करें। तो इसका जो आपका सही अनुवाद होगा वो होगा आपका आप पहले इसके ऑप्शंस एक बार हम पढ़ लेते हैं। आवर ड्यूटी इज टू सर्व आवर कंट्री, सर्विंग ऑफ आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्विंग द कंट्री। तो इसका आंसर होगा आवर foremost duty is to serve the country. Now next question. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से
निम्न वाक्य का सही अनुवाद का चयन कीजिए। अ वल्गर माइंड is one who would like to command instead of asking or requesting। अर्थात जो एक अशिष्ट व्यक्ति होता है वो जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा क्या करता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट और आस्किंग और रिक्वेस्ट अपेक्षा आदेश देना या की इच्छा रखता है, या फिर वो उसके बारे में पूछने की इच्छा रखते हैं। तो इसके हम चारों ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर मैं इसका आपको सही आंसर बताती हूँ। एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं, आदेश देता है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। एक दुष्ट व्यक्ति प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देना पसंद करता है। एक शरारती व्यक्ति प्रार्थना की अपेक्षा आदेश देने की सोचता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपको गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके फिर रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मठ हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित कर जाता है, वह समय को पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने कार्य अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। इससे रिलेटेड हमारा जो पहला क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यहाँ पर हम शीर्षक की बात करेंगे कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। कार्य कुशलता, कार्य उपयोगिता, कार्य तत्परता या जागरूकता। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर तत्परता की बात की गई है और इसमें आपको कार्य तत्परता ही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर भी देखिए आप कार्य तत्पर की बात की गई है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है कार्य तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है। कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन या फिर तत्परता। आपने देखा होगा कि जब जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए उपयुक्त उपादानों में से क्या है, तो जीवन में सफल अगर हमें होना है तो यहाँ पे देखिए मूलवान संपत्ति की बात की है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें तत्पर होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा। तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हमें तत्पर होकर कार्य करते हैं और समय पर कार्य करके सफलता प्राप्त करते हैं। बी नंबर, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि के प्रमुख उपादान हैं, या सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। अनुशासन में रहकर कार्य समय से पूरा करके सफलता मिलती है। या डी नंबर, उत्साह और शीघ्रता कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान है जो जागरूक होकर कार्य करने को बाध्य करते हैं, जिसके कार्य समय अनुसार पूरा होता है और सफलता मिलती है। तो आपने इन चारों ऑप्शन को देखा।
अब हमें इसमें देखना सबसे संक्षेपण, तो आप ध्यान से देखिए कि इनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, और अगर सही संक्षेपण और सही उत्तर को हम अगर जज करें तो हमारा आंसर नंबर आपका डी होगा। आंसर डी होगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह आपको पता होगा, लिपि क्या होते हैं? एक होते हैं आपके ध्वनि और एक होता है लिपि। ध्वनि जो हम मुंह से बोलते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं, और लिपि क्या होती है? जिसको हम लिखते हैं, जैसे कि इंग्लिश में ABCD के द्वारा लिखते हैं, मैथ्स में हम 1 2 3 लिखते हैं, गुजराती की कुछ और लैंग्वेज हम किसी और तरह गुरु लिपि में लिखते हैं, सॉरी पंजाबी की गुरु लिपि में लिखते हैं। और तो इसी प्रकार से जो हमारी लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्ण जो वर्ण होते हैं, का खा गा, उनके सही क्रमबद्ध अगर तरीके से हम उसको रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं लिपि चिन्हों का सही क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? आई होप आप में से कुछ बच्चों को ये आंसर पता भी होगा, और यदि कुछ को नहीं पता तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आ, बड़ा आ और छोटी ई। सेकंड ऑप्शन है अंग, आहा। थर्ड ऑप्शन है री तथा ऊ, और डी है अंग मतलब चांद बिंदी वाला अंग, और ओ जैसे हम डॉक्टर भी लिखते हैं तो उसे ओ। तो इसमें से आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी। अब आपका आंसर नंबर बी क्यों होगा? बाकी क्यों नहीं हो सकते? ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये तो हमने देखा ही नहीं अपने वर्णमाला क्रम में, स्वर्णों में। लेकिन अंग और आहा एक ऐसे वर्ण जो आपके वर्णमाला क्रम में नहीं आते हैं। ये वर्णमाला क्रम में आपके नहीं आते हैं, क्योंकि अंग और आहा को हम वर्णमाला क्रम में रखते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन ये वर्णमाला क्रम में नहीं आते हैं। ये स्वर मिश्रित व्यंजन है, इसलिए ये यहाँ पर अंग और आहा को हम समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अंग और आहा को हम स्वर में क्यों नहीं रखते हैं। क्योंकि ये स्वर मिश्रित व्यंजन है, इसलिए हम इनको यहाँ स्वरों के साथ नहीं रखते, स्वरों के से अलग रखते हैं। लेकिन कभी अगर हमसे कोई पूछता है कि कुल स्वर आपके कितने हैं, तो अंग और आहा को हम वहाँ पर ऐड कर देते हैं और 13 स्वर बताते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि सिर्फ स्वर कितने हैं, तो हम स्वर की संख्या 11 ही बताते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम तो पूर्ण संस्कृत रूप होते हैं, विदेशी जो बाहर बोले जाते हैं, और देशज जो देश में बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप की बात की गई, इसलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता, आप इसे ध्यान से देखिए तो ये मनुष्य से बना है, मनुष्यता मनुष्य से बना है। और मनुष्य हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य जब जातिवाचक संज्ञा है, और उसमें हमने क्या किया, उसने मनुष्य से मनुष्यता बनाया। तो जब हम जातिवाचक संज्ञा से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारे क्या होता है, हो जाता है। और यहाँ पे क्या मनुष्यता क्या होता है? एक भाव होता है, गुण नहीं होता, एक भाव होता है। इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इंद्रियों को जीतने वाले को हम बोलते हैं जितेंद्रिय। जीत प्लस इंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
से, जिसका यहाँ पे अर्थ है अलगाव, किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो यहाँ पे से संप्रदान, कर्म, अधिकरण या अपादान किस विभक्ति का चिन्ह है? तो सबसे पहले हमें कारक पता होने चाहिए। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 होते हैं। कारक टोटल कितने प्रकार के होते हैं? आपके 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर संबंध का के की रारे री नाने नी। अधिकरण में पर संबंध संबोधन हे अरे। तो जब अलगाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा करण में भी से आया है और आपका अपदान में भी से आया। करण में जो से आता है उसमें हम कोई चीज़ के माध्यम का यूज़ करते हैं, जैसे कि राम ने चाकू से फल काटा, तो यहाँ चाकू से उसने फल काटा ना, तो वहाँ पर करण होगा। लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहाँ पर होगा अपादान, अर्थात कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो अपादान होता है, इसलिए यहाँ पर होगा आपका अपादान। 14th नंबर, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, हिंदी में 2 ही होते हैं, हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे सी और डी तो हम ऐसे ही कट कर देंगे, सी और डी नहीं होगा। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, ये तो पुल्लिंग हो गया तो स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग आपने सुना होगा, हम बोलते हैं अच्छा तन, ना कि अच्छी तन। तो जब हम अच्छा तन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर पुल्लिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, तो ये हमारा है पुरुष वाचक सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का। और उत्तम पुरुष, तो हम यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर यहाँ पे भेद की बात है तो हम यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। सर्वनाम के पहले हम सर्वनाम के भेद जान लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, एक होता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं, तुम मध्यम पुरुष में आता है, तुम और आप मध्यम पुरुष में आता है, और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष, जिसमें हम वह है, यह है, इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन और है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। निजवाचक, निजवाचक, निजवाचक का जो सूचक होता है, वो जो हम जिसका यूज़ करते हैं वो होता है आपका यह, वह, ये, वे। संबंधवाचक का जो आपका सूचक होता है वो होता है जो, सो। और जो आपका निश्चयवाचक का होता है वो होता है कुछ और कोई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कंचन एक कृशांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इस वाक्य में आपकी शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, वर्तनीगत अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि, शब्द निर्माण की अशुद्धि। तो इसमें आपकी अगर हम अशुद्धि की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, कंचन तो सही है, सब कंचन एक कृशांगनी युवती, शब्दों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्याकरण की अशुद्धि, व्याकरण की भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमें। शब्द निर्माण की भी अशुद्धि नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपकी जो अशुद्धि है वो है आपकी वर्तनी की अशुद्धि। कृशांगनी नहीं होता, कृशांगनी होता है आपका आंसर, होता है आपका कृशांगनी, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? पहले आप ये जान लीजिए, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। जब हम किसी प्रधानाचार्य को, किसी मैनेजर को, किसी भी ऑफिस में जो पत्र लिखते हैं वो हमारा औपचारिक होता है, और जब जैसे हम किसी अपने मित्र को, अपने परिवार में किसी रिलेटिव्स को अगर हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक होता है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा अनौपचारिक पत्र है।
मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र। प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए लिखा गया पत्र। तो आपने देखा गया होगा सभी सिर्फ बी वाला ऑप्शन ऐसा जिसमें किसी रिलेटिव की बात की गई। बाकी सब में तो आपने देखा होगा कि जिलाधिकारी की बात की गई, कहीं पुस्तकालय जिला परिषद के अध्यक्ष की बात की गई, प्रधानाचार्य की, सब तो औपचारिक में आते हैं। सिर्फ यहाँ पर रिलेटिव की जहाँ बात की वहाँ पर आपका अनौपचारिक, इसलिए आंसर होगा आपका बी। नाउ नेक्स्ट, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। 4 वो कौन कौन से हैं? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, बाकी आपके दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या हो को व्यक्त करता हो तथा वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या व्यक्त करता है समास में, वो आपके द्विगु समास कहलाते हैं। द्विगु समास में पहला पद आपका संख्या वाचक विशेषण होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। आंसर आपका होगा बी। बहुब्रीहि में क्या होता है? उसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, अप्रधान होते हैं। उसमें तीसरा कोई शब्द बनता है, जैसे कि पंचानन, 5 है आनंद जिसके, तो यहाँ पर या 10 आनंद जिसके 10 है सिर, तो पंचानन मतलब क्या अर्थात शिव जी, शंकर जी। और अगर हम 10 आनंद की बात करते हैं तो रावण, तो वो बहुब्रीहि हो गया। अव्ययीभाव समास वो होते हैं जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरी पद उसका गौण होता है, जैसे कि प्रत्येक अर्थात हर दिन। और द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें से माता पिता, जिसमें बीच में या तो या से जुड़ेंगे या तो वो और से जुड़ेंगे, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है आवना खाइया, ऑप्शन नंबर बी है बना आई इया, ऑप्शन नंबर सी है आवना इया, ऑप्शन नंबर डी है आवना आई इया। तो आप ध्यान से देखिए, सुहावना, सु प्लस आवना, लिखाई लिख प्लस आई, छलिया छल प्लस इया। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको यहाँ पे तत्सम शब्द की बात की गई है। माँ, माँ तो तद्भव शब्द है क्योंकि माँ का होता है तत्सम मात्र। आपका मछली, मछली का तत्सम शब्द होता है मत्स्य। केला, केला का तत्सम शब्द होता है आपका कदली। अमूल्य, अमूल्य आपका तत्सम शब्द खुद है क्योंकि अमूल का तद्भव होता है अमूल, इसलिए आंसर नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल आपका देशज शब्द है। जैसे आपने जब सूरदास की या रचना या फिर आप कवि तुलसीदास की रचना की अगर आपने सुनी होगी तो उन्होंने राम जी का और कृष्ण जी के जो वर्णन किया उसमें किलकिल शब्द का बहुत प्रयोग किया था। अर्थात किलकिल क्या आपका जैसे किलकत, तो वैसे किलकिल आपका देशज शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा सा मैं अच्छे से बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली या संस्कृत? तो जो अलमारी है वो आपका पुर्तगाली शब्द है। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको
पुर्तगाली शब्द बता देती हूँ, जैसे कि तंबाकू आपका क्या है, एक पुर्तगाली शब्द ही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है वो उस लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? निर्विभक्ति, यौगिक, मौलिक या निपात। तो इसका राइट आंसर होगा निपात। निपात का एक अव्यय होता है और उसकी डेफिनेशन होती है, हिंदी में किसी पद विशेष पर जोर देने के लिए उस पद के बाद प्रयुक्त होने वाले अव्यय ही हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे भी, ही, तो, मात्र, केवल, तक आदि, ये सारे जो शब्द होते हैं वो निपात हो। जैसे मैंने ही यह काम किया, तो मैंने ही यहाँ पे क्या है, जोर देने के लिए हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म या पृथक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मूल्यवान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, आशु, प्राण या प्रत्येक। तो कक्षा, आशु, प्राण ये आपके बहुवचन में होते हैं, लेकिन जो प्रत्येक होता है वो आपका एक वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? देखिए, वाक्यों का मतलब वाक्य कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, तो जो वाक्यों का जो वर्गीकरण का जो आधार है वो दो आधार पे किया गया है। एक तो आपका है रचना के आधार पर और दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। अगर हम अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो 13 प्रकार के हैं और रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थात वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया, लेकिन दो आधारों पर, एक रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन जो सरल वाक्य होते हैं उसमें विधेय तो एक ही होता है लेकिन उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका कहलाता है महाप्राण व्यंजन, जिसमें से पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण कहलाता है। उक्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ, और जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं जो आपके नाक के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे कि नौ, ना आपका क्या है, एक प्रकार का अनुनासिक व्यंजन है। माँ, अंगा, इया और अड़ा ये सब क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। और अंगा, इया, अड़ा, न और माँ को पंचमा अक्षर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि आपका संपृक्त ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो आप ध्यान से देखिए, विपत प्लस जाल, तो ये ता क्या है आपका, व्यंजन है, और ज क्या है आपका, ये भी व्यंजन है, अर्थात ये कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरात्मा में आपका जो उपसर्ग है वो है दुर, ऑप्शन नंबर ए। दुरा कोई उपसर्ग नहीं होता, दुर भी आपका सी नंबर कोई उपसर्ग नहीं होता, दुस आपका उपसर्ग होता है,
लेकिन यहाँ पर आपका दुर है, इसलिए यहाँ पे दु और आधा रा, दुर आपका यहाँ पर उपसर्ग की तरह लगाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? ए है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बी यह लड़की सुंदर है, सी मैदान हरा भरा है, डी तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पर। परिमाण मतलब जहाँ पर किसी चीज़ की वजन की बात हो तो वहाँ परिमाण होगा। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, कितने ओले पड़े? बहुत ओले पड़े, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। तो मनोभावों को जो प्रकट करते हो लेकिन वाक्य से कोई संबंध नहीं, वो क्या होते हैं? विकल्प बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या अनुबद्ध बोधक। तो वो होते हैं आपके विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक क्यों होते? क्योंकि जैसे आपने बोला ओह वो अब नहीं रहे, तो ओह ओह का क्या संबंध है यहाँ पे? कोई मतलब मेन वाक्य तो यही है ना कि वो अब नहीं रहे, लेकिन ओ को हमने वहाँ भावुक प्रकट करने के लिए दिया, इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, यहाँ पर किसी कोई पर्सन की बात हो रही है और उसको इंडिकेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? आपका यहाँ पे आंसर होगा 36 का आंसर नंबर बी, निश्चय वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिनी कैरव चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? तो नलिनी कैरव चंद्रप्रिया पर्यायवाची हैं आपके कुमुदनी के। और कुमुदनी के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे कि कुमुद, इंदु कमल, और 3 तो आपके यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा कुमुदनी। नेक्स्ट, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो शब्द यदा कदा का जो सही युग्म होता है वो होता है आपका जब और तब। जब तब यदा कदा को ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थ को भेद का चयन कीजिए। पहला इरादा भाग, दूसरा इरादा निश्चित, तीसरा निश्चित इरादा और चौथा भाग निश्चित। तो यहाँ आप कहते हैं ना नियत, नियत मतलब आपका निश्चित, और जो नियत है उसका मतलब इरादा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ, उस शब्द का चयन कीजिए। तो आलोचकों के अनुरूप नहीं, आलोचकों के अनुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका आंसर आपका अनुरूप होगा। तो यहाँ से हमारे 40 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये जो पहला सेशन है मेरा अच्छा लगा होगा, और यदि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। कल मैं इसका रीजनिंग का पार्ट डाल दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।